आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज ये पार्ट 2 है, राजवाड़ों का विलय। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन राजवाड़ों का विलय हुआ था। मुख्य रूप से इसके बारे में हम लोग को दो जगह का पढ़ना है, हैदराबाद और मणिपुर। पहले हैदराबाद को पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ हम देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्से में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देसी राजा। मतलब एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाला राज्य जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करता था, और दूसरे हिस्से में देसी राजा, वहाँ पे जहाँ पे देसी जो राजा थे हमारे देश के, वो राज करते थे। और जो राज करते थे देसी राजा, वो ब्रिटेन को टैक्स देते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय राज पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और अन्य राज्य थे, इन्हें राजवाड़ा कहा जाता था। राजाओं पर राजा का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता या कहें कि स्वसत्ता स्वीकार रखी थी। इसके अंतर्गत वे अपने राज्यों के घरेलू मामलों पर शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय समाज के एक तिहाई हिस्से में राजवाड़े कायम थे। कहने का चीज़ एक तिहाई हिस्से में कायम थे, मतलब प्रत्येक 4 भारतीय में से एक किसी न किसी राजवाड़े की प्रजा था। एक तिहाई हम लोग का जो था राजवाड़ा सिस्टम था, और प्रत्येक 4 भारतीय में देखेंगे तो एक राजवाड़ा का प्रजातंत्र निकल जाता था, मतलब उस राज्य में रहने वाला व्यक्ति निकल जाता था। क्या समस्या हुई आज़ादी के बाद, अब इसको देखते हैं। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा किया था कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही राजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। मतलब जब ब्रिटेन आज़ाद किया ना, तो सबको आज़ाद कर दिया। इसका मतलब ये था कि सभी राजवाड़े, हमारे देश में राजवाड़ों की संख्या उस समय थी 565, ब्रिटिश राज्य की संपत्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। और ये दोनों आज़ाद हो गए थे। अंग्रेज राज कहना था कि अपने मर्जी से इंडिया में चाहें या पाकिस्तान में चाहें या स्वतंत्र रह सकते हैं, इन पर कोई दबाव नहीं है। जो इंडिया में मिलना चाहते हैं इंडिया से मिल जाए, जो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में चले जाएँ, और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र हो जाए। और ये फैसला करने का अधिकार राजाओं को दिया गया था, न कि वहाँ का प्रजा को। और यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी। इसमें अखंड भारत के अस्तित्व ही खत्म होता रहा था। अब कहने का सेंस हमारा जो इंडिया है, अब हैदराबाद किसी और के पास था, गुजरात किसी और के पास था, तो इसमें एक हो जा रहा है कि इंडिया टुकड़ा में बच जा रहा था। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। स्क्रीन पे आप देखिएगा, नीचे हम कर रहे हैं थोड़ा सा, कौन कौन राजवाड़े थे और कौन कौन ब्रिटिश प्रांत थे, आपको दिख जाएगा। जो येलो कलर से किया हुआ है, यानी पीला कलर से किया हुआ है, वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। और जो रियासत है वो ब्लू कलर से किया हुआ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ऊपर से देखिएगा तो जम्मू और कश्मीर ये देसी रियासत था। अजमेर हो गया, ग्वालियर हो गया, गुजरात हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब कुछ ये देसी रियासत में भी था और कुछ ब्रिटेन शासन में भी था। यहाँ से हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ये भी सब देसी रियासतें में थे। और बाकी जो बच गया बनारस, बिहार, बंगाल, संयुक्त राज्य, दिल्ली, रामपुर, ये सब ब्रिटिश प्रभुत्व था। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करते थे। इसको आपको कहिएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। ये समस्या बहुत जल्दी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। क्यों दिखाना शुरू कर दिया था? जो तावनकुर के राजा थे, वो अपने राज्यों को आज़ाद रखने की घोषणा किए थे। वैसे ही अकबरुद्दीन हैदराबाद के निजाम ने इसे ही घोषणा की। वो कहते थे कि ना हम इंडिया से मिलेंगे ना पाकिस्तान से मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। कुछ शासक मसलन भोपाल के माफ़ कीजिएगा, कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, मगर वो भी चाहते थे कि हम अपना स्वतंत्र रहें। राजाओं के शासक की वजह से ये बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में शक्ल में बढ़ जाने वाला है। ठीक है, अब सब कुछ चाहेगा कि हम स्वतंत्र रहें, तो टुकड़े टुकड़े में तो बचना तय था। इसको लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत किए थे, और एक तंत्र करने में इनकी अहम भूमिका थी। सरकार के नज़रिए से इसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब देखते हैं। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने के बाद इस संभावना के विरुद्ध अंतिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। माउंटबेटन योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के स्वतंत्र थे। राजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, और अधिकतर राजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के राजी कर लिया। आज ये आसान जाना पड़ सकता है, लेकिन अपने आप में यह बहुत जटिल काम था। इसके लिए बड़ी चतुराई और व्यक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मतलब कहने का सेंस से कोई राजा मान नहीं रहे थे। जैसे हैदराबाद के जम्मू कश्मीर में इतना टेंशन था जो 2019 में हटा,
ये भी एक रीज़न था कि जम्मू कश्मीर के राजा इंडिया में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। ये आप जम्मू कश्मीर का चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि क्यों कैसे नहीं आता जम्मू कश्मीर। देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं तो उड़ीसा जो अभी है 26 पार्ट में बता हुआ था उड़ीसा। छत्तीसगढ़ जो अभी एक स्टेट है 15 वहाँ पे छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र जो गुजरात के नाम से जाना जाता था वहाँ पे 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने पार्ट में इंडिया बच गया था उस समय। आगे देखेंगे, देशी रजवाड़ों की चर्चा में 3 बातें सामने आती है। पहली बात तो यह थी कि अधिकतर रजवाड़े को भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का रुख लचीला था और कुछ इलाकों में स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थे, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। मतलब वो कुछ फ्रीडम भी देने के लिए इंडिया तैयार था। भारत सरकार ने विभिन्नताओं को सम्मान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की मांग को संतुष्ट करने के लिए रुख अपनाया था। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों पर सीमाकरण पर सवाल खींचतान जोर पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम उठता था। मतलब ये था कि तीसरी बात जो विभाजन की पृष्ठभूमि थी उसमें सीमाकरण के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। मेरा सीमा यहाँ तक रहेगा, उनका सीमा वहाँ तक रहेगा, ये एक समस्या बन गया था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। अधिकतर रजवाड़ों के शासक ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था और जो सहमति पत्र पर साइन हुआ था ना उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का पूछेगा क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ है कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हो। अगर इस पर आप साइन करते हैं तो आप अपना सहमति देते हैं कि हम भारतीय संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की चर्चा करेंगे, जबकि कश्मीर का हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। आपको अभी पहले भी बता चुके हैं। आगे देखते हैं, हैदराबाद को देखना है तो उसे जूम कर देते हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। इस रियासत के चारों तरफ हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आते थे। तेलंगाना भी आता था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत का दर्जा दिया। इसे निजाम चाहते थे कि हैदराबाद का जो रियासत है उसको स्वतंत्र कर दिया जाए, वो अपना शासन अपने करे। वो निजाम चाहते थे, न कि वहाँ की जनता चाहती थी। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया था। यथास्थिति मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ये समझौता 1 साल के लिए हुआ था। इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद का निजाम की बातचीत जारी रही थी। मतलब भारत सरकार चाह रहा था कि वो मिल जाए, लेकिन निजाम तैयार नहीं हो रहे थे। इसी दौरान हैदराबाद की रियासतों के लोग के बीच में निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। कहने का सेंस जो वहाँ पे नाराज चल रहे थे निजाम से, वो आंदोलन करने लगे। इसमें कौन का नाम, तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन के खासक को रुके थे। वो निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। महिला भी निजाम के शासक से ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाओं की बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ गई थी। इस आंदोलन को जो फौरन से विद कर रहे थे वो कम्युनिस्ट पार्टी था और हैदराबाद कांग्रेस के सदस्य थे। ये फौरन से विद कर रहे थे। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल का रवाना किया था। जो अर्धसैनिक बल का तीव्र रवाना किया था ना, उसको राजा काल कहते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसको राजा काल कहते हैं। राजा काल जो अर्धसैनिक बल के दल टीम बनाया गया था उनको हम लोग राजा काल कहते थे। राजा कालों ने सांप्रदायिक और अत्याचार किए थे। सांप्रदायिक क्या था, मतलब गैर धर्म वालों पे ज़्यादा नुकसान किए थे। राजा कालों ने गैर मुसलमानों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया था। गैर मुसलमान में हिंदू हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, इन सब पे थोड़ा सा इसे जाते हैं। राजकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए थे। एक सेकेंड। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई चली, मतलब देरी चलता था, लड़ाई सामने बंद हो जाता था। इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया था।
आगे जाके पढ़िएगा तो इसमें आपको एक ऑपरेशन बताएगा, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय हुआ था इंडिया में। अगला देखते हैं मणिपुर। आज़ादी के चंद वर्ष पहले मणिपुर के महाराज भूषण सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब आज़ादी के कुछ दिन पहले जो मणिपुर के महाराज थे बोधचंद सिंह भारत सरकार के भारतीय संघ पे अपना साइन किए थे। इस एवज में उन्होंने यह शासन दिया गया था कि मणिपुर को आंतरिक संहिता बरकरार रखेगी जाएगी। जो मणिपुर है वो फ्रीडम रहेगा, वहाँ पे जो शासन चलेगा वो राजा जो भूषण सिंह हैं उन्हीं का चलेगा। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का यह पहला भाग है जहाँ स्वाभाविक रियासत मताधिकार के सिद्धांत पर अपनाकर चुनाव हुए थे। कहने का मतलब 1948 में जनमत का दबाव आ गया था, मतलब जनता का दबाव आ गया था, इसलिए चुनाव कराया गया था। और इस चुनाव में सभी चाहते थे कि हम भारत में मिल जाए और इसी के तहत मणिपुर भारत में मिल रहा था। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय का सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ थी, पॉलिटिकल पार्टी दूसरी जो थी वो इसके खिलाफ थे। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया, भारतीय संघ में शामिल होने पर समझौते पर हस्ताक्षर साइन कर दी। 1949 के सितंबर में भारत सरकार को इसमें सफलता मिली थी। 1949 के सितंबर में जो महाराज थे वो भारत सरकार के एथी पे लेटर पे साइन कर दिए थे और ये इसके तहत मणिपुर भारत के संघ में शामिल हो गया था। आगे हम लोग को पढ़ना है राज्यों का पुनर्गठन। आज़ादी के बाद राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग को देखते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिखा होगा राज्यों का पुनर्गठन। बतौर और देशी रियासत का विलय होने के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की अंतरिक्ष सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज पार्षद विभाजन का मामला न था। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देशों का भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता का ही झलक मिले। कहने का सही इस तरह बात है कि देश का भाषा और संस्कृति दोनों चीज़ दिखे, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो, मतलब कोई एक दूसरे का दुश्मन न बने, इस पर भी ध्यान देना था। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांत की सीमाएँ प्राथमिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया है उतने क्षेत्र को एक अलग प्रांत मान लिया जाता। प्रांतों की सीमा इस बात से भी रहती थी कि रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। हमारे राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन की बनावटी मानकर खारिज कर दिया था। उन्हें भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का वायदा किया था। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। देखिए आप लोग को आगे पढ़ना है कांग्रेस का अधिवेशन, तो एक बता देते हैं अभी 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसी में कांग्रेस ने मान लिया था कि जब हम आज़ाद शासन करेंगे देश पे तो भाषाई आधार पर करेंगे। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रहा था, अगर भाषा आधार पर हम राज्य का पुनर्गठन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी भिन्नता आ जाएगी, लोग आपस में रहने लगेंगे। इसके कारण सरकार भी अब संकोच कर रही थी भाषा आधार पर बांटने में। आज़ादी के बंटवारे के बाद स्थितियाँ बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इस अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं ने को यह भी रोका था कि भाषा राज्य का गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौती से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। कहने का सेंस है कि देश के नेता को लग रहा था कि जो हमारे सामने मुख्य चुनौती है उससे देश भटक सकता है और ये एक चुनौती बन गई थी। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया, मतलब जहाँ पे ये पॉइंट है यहीं पे छोड़ने का ये फैसला किए थे। राजाओं का मामला अभी हल नहीं हुआ था। बतौर की याद अभी ताज़ा थी, जो इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था वो अभी भी याद ताज़ा था क्योंकि बहुत समय उस समय नहीं हुआ था। केंद्रीय नेतृत्व ने इस फैसले का स्थानीय नेता और लोगों ने चुनौती दी। जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लिया था इसके जो स्थानीय नेता थे और जो जनता थी इन्होंने चुनौती दिया। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा क्षेत्र में विरोध भड़क उठा था। पुराने मद्रास प्रांत के आज के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश शामिल थे। जो पुराना मद्रास होता है ना उसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश चेन्नई ये सब आता है। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल कर्नाटक में भी है। विशाल आंदोलन ने मांग की मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषियों को अलग कर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषा के क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत की भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। मतलब वहाँ के सभी लोग चाहते थे ना कि यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य बात दिया जाए। उन लोगों की समस्या क्या थी, वो लोग हिंदी उतना बोल नहीं पाते थे और वो चाहते थे कि हमको हमारे भाषा को एक दर्जा दिया जाए।
इसी कारण वो लोग चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया जाए। और यहाँ पे केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, हाँ या ना की दुविधा में था। आगे देखते हैं, इस मानवदोष के इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज कार्यवादी एक थे पोटी श्रीराम बाबू। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 56 दिन तक ये जब भूख हड़ताल किए थे उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। 56 दिन भूख हड़ताल पे कोई भी बैठेगा 56 दिन बिना खाए पिए तो उनका डेथ हो जाएगा। इससे बहुत बड़ी अवस्था बेरेथी में और व्यवस्था फैल गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह इसका घटनाएँ हुई। बड़ी संख्या में सड़क पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए या मारे गए। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। उस समय जो 1952 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए कि यहाँ पे मैप बना हुआ है। मैप में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसके बारे में दिखाया गया। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए सबसे ऊपर में है जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। देखिए जो मैप हम लोग देखते हैं तो एक चीज़ मैप में याद रखिएगा, जो ऊपर का साइड रहता है उसको नॉर्थ कहते हैं, जो नीचे का साइड होता है उसको साउथ कहते हैं। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। जो हम लोग का राइट हैंड साइड होता है उसको ईस्ट कहते हैं, ईस्ट मतलब पूरब। और जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है इसको वेस्ट कहते हैं, वेस्ट मतलब पश्चिम। अगर सबसे वेस्ट कोई स्टेट है तो गुजरात है। अगर सबसे ईस्ट कोई स्टेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैप में दिख रहा है वही। अगर नॉर्थ कौन सा स्टेट है और साउथ सबसे नीचे कौन सा स्टेट है, ये लोग आप कमेंट में बता दीजिएगा हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को हम मैप कहिएगा तो इसको भी मैप को टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंध्र के गठन के साथ देश के दूसरे हिस्से में भी भाषाई आधार पर राज्य को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। देखिए अभी हम लोग जैसे देखें 1952 में आंध्र का एक सरकार गठन हुआ था। अब आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भाषाई आधार पर राज्य को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। मतलब हर जो राज्य थे वो चाहते थे कि हमको भी अब भाषा के आधार पर आज़ाद किया जाए। इन संघर्षों से बाद केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। आप लोग ये याद रखिएगा क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था 1953 में। इन आयोगों का काम राज्यों को सीमाकरण के मामले में गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्य की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, मतलब 14 स्टेट और 6 यूटी यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। आज़ादी के बाद शुरुआती साल में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने के बाद देश की एकता पर आ जाएगी। आशंका थी कि नए भाषा में राज्य में अलगवाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारत राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। इससे आशंका थी कि अगर भाषा पे बांट देते हैं तो आपस में भाईचारा नहीं रहेगा, अलग हम एक दूसरे को अलग नज़रिया से देखेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाव के खतरे में कमी आएगी। ऐसे उम्मीद थी कि अगर हर एरिया के जो जैसा भाषा कहते हैं उसी हिसाब पे बांट दिया जाए तो इसमें कुछ कमी आ सकती है। भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। आगे देखते हैं। भाषावार राज्य के पुनर्गठन की घटना आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य तथा इन राज्यों का गठन के जरिए चल आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नीति की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजातक तबके के लिए ही नहीं बाकी के लिए भी खुल चुका है। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमाकरण के लिए देखिएगा एक समूह आधार मिल गया था। बहुतों की शंका के विपरीत इसे नहीं टूटा। जैसे हम अभी बताएं कि आशंका सब लोग को देश टूट जाएगा, सब लोग अलगवाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत थी। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। मतलब सबकी विभिन्नता है। देखिए तमिलनाडु में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, नागालैंड में कोई मनाया जाता है, तो सबको विभिन्नता है
और हम सबको एक मान के चलते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भाव नहीं होता है कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान अमर होता है, अतः भारत में चुनाव कराए जाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक होने का एक बहुत अर्थ है, लोकतंत्र को चुनने का अर्थ है, विभिन्नताओं को पहचानने और स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की भाषा, लोकतंत्र की धारणा विचार और जीवन पद्धति की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली। इससे कहने का सेंस है कि आपसी विरोध हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। जैसे घर में ही भाई भाई में आपसी विरोध हो जाता है लेकिन हम दोनों एक हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्थिति से दूसरे स्थिति में आपसी विरोध है लेकिन जरूरत पड़ने पर सब एक साथ खड़े होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपको चैप्टर 2 बहुत जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।